90 rose against the motion, so the motion is adopted. मुझे तकरीर का शौक नहीं है, मैं अपने राइट को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम्हें अपनी गुलामी का शौक है। मिस्टर चेयरमैन, आप दस्तूर के खिलाफ कानून साजी कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब, do you oppose it? Yes, the amendment is frivolous, therefore I do oppose it vehemently. मेरा काम है कि आपको रूल बताना। आप अमेंडमेंट मूव कर ले मेरा प्लीज। काम है आपको रूल बताना। करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 8 बिल मंजूर कर लिए गए, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल भी है। इस्लामाबाद में जो वक्फ इमलाक का बिल है वो भी है। शोर शराबा, हंगामा राई, अपोजिशन का भरपूर एहतजाज। उन्होंने जो बिल्स थे उसकी कॉपियाँ फाड़ी। बाद में अपोजिशन जो तरामीम लेके आ रही थी उसके ऊपर बात नहीं हो सकी, बहस की इजाज़त नहीं मिली, अपोजिशन वॉकआउट करके चली गई। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आज जिस तरीके से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आइन को और कानून को पाँव तले रोन दिया गया है। इसके बाद इमरान खान साहब ने खिताब किया और अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। कहा कि हर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन करप्शन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के लिए कहा और कि इनके पास पैसा कहाँ से आया, इन्होंने प्रॉपर्टीज़ कहाँ से बनाई, इन लोगों की बैरून मुल्क जायदादें हैं, ये मुल्क की दौलत लूट कर बाहर जो है वो बनाई गई हैं। और अपोजिशन पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि उन्होंने अहम नौइयत का ये जो कौमी बिल था, जो FATF की रिक्वायरमेंट थी, इसके ऊपर भी सियासत की और यहाँ के ज़रिए, इस बिल के ज़रिए और कानून साजी के ज़रिए अपना मफाद उठाने की कोशिश की। नैब के ऊपर भी बात की कि 38 में से 34 शिकों में तरामीम जो है वो उन्होंने सजेस्ट की है अपोजिशन ने, जिसका मतलब है कि नैब को दफन कर दिया जाए। बहुत सारी बातें इमरान खान साहब की। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जिसमें 190 जिस वक्त वो तहरीक पेश कर रहे थे तो अपोजिशन के अरकान थे और 200 हुकूमत के अरकान थे। क्या हुआ, सारे मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली के मोहतरम जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब। लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी जाफ़र इकबाल साहब। इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह साहब और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब। सेनेटर मुश्ताक साहब, आज तो आपकी जो तरामीम थी उस पर काफ़ी शोर शराबा था। चले पहले लाइन ड्रॉप हुई है मुश्ताक साहब से। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, ये कितने अरकान थे अपोजिशन के और कितने अरकान हैं जो आज नहीं आए अपोजिशन के? ये एक बहस चल रही है, ये क्या मामला है, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा पहले तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हाफिज साहब, एक बात तो मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि एक अपोजिशन के लोगों को मुख्तलिफ फ़ोन कॉल्स आई हैं कि आप ज्वाइंट सेशन में ना जाएं। टेलीफोन कॉल्स आई हैं? जी जनाब, बिल्कुल आई हैं। और आपको भी कोई कॉल्स आई है कि आप शिरकत ना करें? नहीं, मेरे ख्याल से एतमाद उठ गया उनका, तो अच्छा। मुझे नहीं आई है। जिन लोगों को आई है उन लोगों ने अपनी पार्टी क़यादत को भी बताया और ये आज असम्बली में बड़ा खुल के इसके ऊपर बात हुई है। अनऑफिशियल क़यादत आपस में बैठ के इसको लोगों ने डिस्कस किया बहुत ज़्यादा। देखें, इशू ये नहीं है किन लोगों की कॉल्स थी, कुछ वो नामालूम कॉल्स थी या कोई तारुफ था उसके अंदर? नहीं, तारुफ नहीं था। ये वैसे था जैसे वाली जैदी को किसी ने नहीं कागज फेंक के गया था, उस किस्म का कोई बंदा था। और उन्होंने फ़ोन करके कहा कि अपोजिशन अरकान को कि वो आज असम्बली इजलास में शिरकत ना करें। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी बात हाफिज साहब, मैं मजे की बात आपको दूसरी बताऊं। इशू ये नहीं है कि आज बिल पास हुआ नहीं हुआ, इशू ये है कि इस पार्लियामेंट को, इस निज़ाम को जितना बेतौकीर किया जा रहा है, जितना लोगों के आगे इसकी आफियत को कम किया जा रहा है, मुझे इस पे रोना आ रहा है। क्योंकि देखें, जिस अंदाज में इस हाउस के साथ और इस सारे प्रोसेस के साथ हो रहा है, ये आज देखें, हम अपोजिशन में, इससे पहले PTI अपोजिशन में थी, तो ये रीत, ये रिवायात
जिन सियासी जमातों ने इख्तियार किया है वो इस मुल्क के कभी भी खैर ख्वाह नहीं हुए, क्योंकि ये आर्जी तौर पर अपने लोगों से जिन्होंने इनको सेलेक्ट किया है या जो इनसे जो काम लेना चाह रहे हैं उनको कर देंगे, लेकिन इस मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते। इस मुल्क के लिए उन्होंने दूर दर्ज कोई नताइज नहीं निकालने, इन्होंने जा के वही काम करना है जो हमेशा मुख्तलिफ किस्म की जमातें बनाई गई हैं, इस मुल्क की हिस्ट्री है। और फिर उसके बाद वही जमातें जो इन्होंने बनाई है वो फिर दोबारा नासूर बनी है और उसके लिए फिर दोबारा इन्होंने एक नई एक्सरसाइज की उनको ख़त्म करने के लिए, उनको कम करने के लिए। तो अगर ये सिलसिला चलता रहा, मैं समझता हूँ कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर जमहूरियत पे आज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के बोल रहा हूँ कि अपोजिशन के और गवर्नमेंट के, मुझे MNAs ने कहा कि अब तो जमहूरियत का असल चेहरा नजर आ गया होगा आप लोगों को। तो इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ हाफिज साहब, खुदाई की कसम अफसोस हुआ ये सारा प्रोसेस देखकर कि आज मैं आपको एक बात और बताऊं, मुझे एक जरा सी वो थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में कि यार एक जो बातें कंटेनर पे उन्होंने की थी, शायद में भी ये कुछ ऐसी बात हो। लेकिन आज जब ये आर्टिकल उसमें 126 का रूल 126 की जब बात हो रही थी ना, तो स्पीकर साहब को मैंने कहा, स्पीकर ने बोला सही है मैं देता हूं डिस्कशन की परमिशन। उन्होंने जब अलाउ किया तो मैं हलफ देता हूं आपको, जहां पर आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसको इशारा किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी को माइक नहीं दो, मैं आपको इमरान खान जो वजीर आजम पाकिस्तान है उसने बाकायदा इशारा किया, शफकत महमूद आए, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं आपको हलफ देता हूं इस बात का। और जब जिस मर्जी में जिस मर्जी बंदे का शौक पूरा करना है वो पूरा कर ले। लेकिन अफसोस मुझे आज मुझे ये हो गया कि इमरान खान नहीं, सॉरी, मतलब आप इतने खौफजदा है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी स्पीच करे या डिस्कशन करे या बात करे और आप इस हाउस को आपने एक पश्तो में कहते हैं उजरा, सिंधी में कहते हैं ओताक, और जो हमारे आम रिवायत में मुख्तलिफ नाम है, आपने इस हाउस को इतना बेतौकीर कर दिया, उस चेयर को इतनी बेतौकीरी दे दी कि यहाँ से आप डिक्टेट। ठीक मुश्ताक साहब, आज आपने कई अमेंडमेंट पेश की, मतलब बड़े जज्बाती भी आप नजर आए। स्पीकर साहब आपको कह रहे थे कि आपका गला खराब हो जाएगा। क्या रहा आज पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन के अंदर आपका तजर्बा? जी देखिए, आज मेरी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो सेकेंड अमेंडमेंट बिल था उसमें मेरे 6 अमेंडमेंट थे, और जो वक्त प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल था उसमें मेरे 9 अमेंडमेंट थे। लेकिन मुझे अमेंडमेंट पे बोलने का मौका तो दूर की बात है, मुझे अमेंडमेंट को मूव करने का, प्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया, और बगैर मेरे मूव किए, प्रेजेंट किए, उसके ऊपर वोटिंग की, तो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक ये कानूनसाजी हुई ही नहीं है। इसलिए कि जब आप मूवर जो हैं, जो अमेंडमेंट जिसने सबमिट किए हैं, और उसको आप मौका ही न दे के वो मूव करें, तो उसके बाद फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी, उसके बाद वो एक्सप्लेन करेगा, ये मूव करने के बाद वो एक्सप्लेन करेगा कि मैं ये क्यों चाहता हूँ, अपने जो है वो आर्गुमेंट्स रखेगा, अपनी लॉजिक जो है वो रखेगा। ये कोई चीज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने एक तो खिलाफी दस्तूर कानून साजी की है। इस लॉ में जो उन्होंने आज पास किया है बिल, इसमें ऐसे दफात हैं जो कि कंट्राडिक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। मसलन जो वक्त में लिखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटर अवकाफ की किसी भी इकदाम को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 189 के मुताबिक हाई कोर्ट में जरूर इकदाम चैलेंज किया जा सकता है। आप हाई कोर्ट से किसी को इस्तिस्ना नहीं दे सकते। तो एक तो और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें ठीक लाइन ड्रॉप हुई मुश्ताक साहब से, वो ऐसी सिग्नल एरिया का शायद प्रॉब्लम आ रहा है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आगा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, बड़े आज बोझल दिल के नज़र आए। आगा रफ़ीउल्लाह साहब आपके भी दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जो आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुआ है ये तो आइन कानून इदारों की बेतौकीरी है, इसके अलावा कोई और नाम नहीं है। जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ज़रा इसकी तारीख पे तो चले ना, FATF बिल की।
कि ये कब से चल रहा है, कितने दिन हो गए, किन किन ऐवानों में पेश हुआ, ऐवानों में पेश होने के बाद स्टैंडिंग कमेटीज की कितनी मीटिंग हुई, ठीक, कितनी डिस्कशंस हुई और क्या क्या नताइज रहे, और ये नौबत क्यों आई कि जॉइंट हाउस की मीटिंग की, यानी मजलिस शूरा की चली गई। सबको पता है इन बिल्स की अहमियत क्या थी। आज पाकिस्तान के शहरियों से पूछें कि जो अपोजिशन ने अमेंडमेंट्स पेश की हैं वो उनकी समझ में आई? क्या उनको पता है वो कौन सी अमेंडमेंट है जिनसे पाकिस्तान के लोगों का जीना मरना मुश्किल हो जाएगा? सही। अगर नहीं पता तो इसके मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, वो उन्होंने सिर्फ अपने चंद आकाओं को खुश रखने के लिए। तो यही बात तो अपोजिशन कह रही है कि आपने अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए ये कानून साजी की है, ये इम्पोज्ड कानून साजी। अभी सुन लें, इनसे कह दे FATF की ब्लैक लिस्ट पे जाना है, आका हो या नॉन आका हो, कह दें कि हम ब्लैक लिस्ट में रह के करेंगे। ये पूरी वर्ल्ड की एक बॉडी ने आपके ऊपर रिक्वायरमेंट्स डाली थी। ये कोई अमेरिका ने नहीं डाली, जर्मनी ने नहीं डाली, चाइना ने नहीं डाली। किसी एक आका जो है वो पूरी एक बॉडी 180 मुल्क 85 मुल्कों की नहीं हो सकती। तो जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि 185 मुल्क जो है पाकिस्तान के जो है आका हैं, तो वो दुरुस्त है। हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपने लिए कुछ कवानीन बनाए, वो समझते हैं कि हमारे मुल्क उस कवानीन के तहत अमल नहीं कर रहा, तो उसके लिए उन्होंने पहली शर्त ये लगाई कि आप अपने कवानीन दुरुस्त कर सकें करें, और उसके बाद उसके मुकदमात आएंगे, उसके लिहाज से फिर फैसला होगा। आपका कानून साइलेंट है इन इश्यूज पे, आप लेजिस्लेशन कीजिए और उस कानून को दुरुस्त कर लीजिए कि हमें उसमें सुकून नजर आते। तो एक आध मुल्क होता जिसके कहने पे हम कर रहे होते तो आका वाली बात दुरुस्त थी, तो वो मैं मानने को नहीं तैयार, जो भी कहे। जो उसकी मकबूलियत या उसकी अफादियत में कमी है और शके गलत है, जो कि हो सकती, वो शिकों को बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो राशन पे भी भाषण देते हैं, वो इन पे भी कुछ भाषण अता कर देते कौम को। आज के दौर में असेंबली की प्रोसीडिंग कम सुनते हैं। बिलावल भुट्टो का 8 से 9 बजे का प्रोग्राम, 10 से 11 बजे का एक डायरेक्ट इंटरव्यू, जो उसके अंदर वो फैटफ के कवानीन के अंदर जो जो कमजोरियां थी वो बयान करते थे, वो भी करते, शाहिद खाकान अब्बासी भी करते, और आपके जनाब शहबाज शरीफ साहब भी करते, उनके राजा परवेज अशरफ साहब भी करते, यूसुफ रजा जिलानी साहब भी करते। अगर आसिफ अली जरदारी बोलने के काबिल हैं तो वो भी बोल लेते, और जितने हैं खुद आगा साहब बोल लेते। जरा आते तो कौम को एजुकेट तो करते, कौम का मेयार तो बुलंद करते। यहाँ से तो हमने बाकायदा कहा, लोग आए कहा कि जी ये कुछ नहीं कर रहे, ये नैब के 34 उनमें तरमीम चाहते हैं जिससे इनकी जांच हो। ठीक, फिरदौस साहब आपका पॉइंट आ गया। जाफर इकबाल साहब, फिरदौस साहब का मौक़िफ़ आपने सुना, वो कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट थी और आपका कोई होमवर्क नहीं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, कोई सजेशन देते, कुछ और करते, बात करते, आप तो सिर्फ उस ताक में थे कि इस आड़ के अंदर अपना कोई बेनिफिट ले लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। फिरदौस शमीम नकवी साहब के यही अल्फाज होंगे, आप जितने प्रोग्राम निकाल के देख लें, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। एक नपे तुले अल्फाज, नपा तुला बयानियाँ, उससे आगे पीछे ये बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएंगे। जितनी इनको फिक्र लग रही है कि मुल्क किसी ग्रे लिस्ट में ना जाए और दिवालिया ना हो, अच्छा अब उसके किस वजूहात की बुनियाद पे ममालिक दिवालिया होते हैं और ग्रे लिस्ट में जाते हैं? जब किसी मुल्क की मईशत तबाह हो जाए, जब किसी मुल्क का कारोबार बंद हो जाए, जब किसी मुल्क की इंडस्ट्री बंद हो जाए, और वो सब कुछ आपके मुल्क में हो रहा है। अब ये जब ये बड़े बड़े नाम लेके और बातें करते हैं, बात सिर्फ इतनी है तारिक साहब, सब ऑपोजिशन रहनुमाओं ने ये बात कही, इनको समझ नहीं आती, तो हम क्या कर सकते हैं कि आप ये जो एक 60 दिन का और 90 दिन का और 120 दिन का इख्तियार दिए जा रहे हैं कि किसी शख्स पर आपको शक गुजरता है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो आप उसे 60 दिन रख लें। 60 दिन कौन सा रिमांड, कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब को
जी जाफर साहब, वो कहते हैं 90 दिन, आगा साहब कह रहे हैं 90 दिन। जी 90, मैं कह रहा हूँ ना 60 से शुरू होकर 120 तक 90 दिन। 90 दिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब को उससे ज्यादा रखा। हमजा शहबाज साहब को अभी जिनके इन्होंने नाम लिए उनको तो 90 को आप जरब दे लें उतने दिन रख लिया। आज तक कोई रेफरेंस फाइल कर सके। हम ये इस्तदा करते हैं कि बैठिए, जो फैटफ के लिए कवानीन चाहिए उसमें ये कहीं नहीं फैटफ वालों ने लिख के रखा कि आप 90 दिन का शामिल कर दें। वो तो ये है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून साजी करनी है। आज तो जाफर साहब आज तो कर दिया ना जो उन्होंने करना था, जो वो चाहते थे कर लिया। एक सवाल मेरा ले लीजिए, मुझसे बताते ये 90 दिन नैब के ऑर्डिनेंस ने किसने डाले थे? पीटीआई ने डाले थे या पीएमएलएन ने डाले थे, या इसको तब्दील क्यों नहीं किया? फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, नकवी साहब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैंने आपकी बात सुनी। आप जरा हौसला पैदा करें, आप सारे बड़े शॉर्ट टेम्पर हैं, आपसे बात कोई करें आप जवाब कोई देने शुरू हो जाते हैं। आपसे इजाजत लेके बोला हूं। जी जाफर साहब, वो नहीं देते तो नहीं बोलता। चले जाफर साहब का जवाब ले लो। जी जाफर साहब, नहीं छूटने चाहिए, आप ही का कानून, ये कानून साजी कर लीजिए, इन्होंने कर ली। अब जिन आकाओं के अब ये कहते हैं ना, ये हम ओपोजिशन को कहते हैं कि आकाओं के कहने पे बोल रहे हैं। ये कवानीन जिस तरह जो कल बिल पेश हुआ और पास हुआ कि फौज और फौज के ऑफिसर्स के बारे में कोई बात करे और पूछे। अब क्या जनरल आसिम बाजवा से ये पूछना कि 99 कंपनीज हैं, अब वो किसने पेश किया? वो अमजद अली खान ने पेश किया। अमजद अली खान के वालिद शेर अफकर नियाजी साहब मरहूम, उन्होंने बिल पेश किया था तब के परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो 2 ओहदे रख सकते हैं, वो बैक वक्त सदर पाकिस्तान भी होंगे और हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम भी होंगे बतौर आर्मी चीफ। और आज अमजद खान नियाजी ने दूसरा। इसी तरह ये जो कानून पेश कर रहे हैं ये इसलिए पेश कर रहे हैं कि माजी में भी पॉलिटिकल पार्टीज को या जिन लोगों को रेगुलेट करना हो। ठीक, अब अगर इन्होंने 2 साल के अंदर आटा चोर, चीनी चोर, मास्क चोर, अदवायात की कीमतों का स्कैंडल आया, आप किसी एक चीज पे पूछ लें कि किसी बंदे को पकड़ा, ठीक, किसी की इन्वेस्टिगेशन की, क्या मलम जब्बा केस के ऊपर की, बीआरटी के ऊपर वो लेके स्टे लेके बैठे हुए हैं। ये सारे किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? सिर्फ ऑपोजिशन को पकड़ा जा रहा है, सिर्फ उनके खिलाफ केस बनाए जा रहे हैं। अब आइंदा भी इन कवानीन को हमारा जो खदशा है वो इस तरह इस्तेमाल होंगे और वक्त आगे बताएगा। और वक्त किसी का लिहाज नहीं करता। यही फिरदौस शमीम नकवी साहब होंगे, यही पीटीआई होगी, यही इमरान खान साहब होंगे और ये 90 रोज का रिमांड भुगतेंगे। वो वक्त आएगा। जाफर साहब आप डरा रहे हैं फिरदौस साहब को? मैं आपका सवाल नहीं सुन सका। मैं कह रहा हूं आप डरा रहे हैं फिरदौस शमीम साहब को कि 90 रोज का रिमांड भुगतेंगे, वक्त आएगा। मुझे माजरत आपकी आवाज अच्छा, नहीं आ रही। ठीक, मैं डरा नहीं रहे, वो बता रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जाफर भाई वाली पार्टी भुगत रही है, फिर इन्होंने वो भी भुगतना है। फिरदौस साहब ये कोई खदशा है आपको, कोई डर है कि आपको भी भुगतना पड़ेगा 90 रोज का रिमांड? गलत काम करूंगा तो भुगतना चाहिए। मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही तो क्यों भुगतूंगा? बात यह है कि जाफर साहब ने बिल्कुल वही बात कह दी जो हम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एफएटीएफ इनको बॉदर नहीं कर रहा, इनको नैब बॉदर कर रहा है। तरमीम चाहिए, उसके लिए नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम कर लीजिए। जहां तक मुझे आवाज आसिम बाजवा साहब की बात की, जी, आसिम बाजवा साहब इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, द प्रोटेक्शन इज फॉर सर्विंग आर्मी ऑफिसर। जहां तक उन्होंने शेर अफकर नियाजी साहब की बात की तो वो मोहतरम इनकी पार्टी का हिस्सा थे। नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी में रहे ना सारी जिंदगी, फिर उसके बाद वो उधर चल इस पार्टी डिसिप्लिन पे थे। वो पीटीआई के तो रुकन नहीं है, अमजद नियाजी पीटीआई के रुकन है। हाँ। उनके वालिद साहब जिस पार्टी से ताल्लुक रखते थे वो पार्टी जवाब दे कि उन्होंने 2 ओहदे क्यों इजाजत दी एक वक्त में। वो तो वो पार्टी छोड़ गए थे ना, वो तो मामला ही बड़ा डिफरेंट है। 2000 में ब्रेक छोड़ के दूसरी तरफ गए थे ना। बात हमारे पास तो नहीं आए थे। बात तो ये उस वक्त आपका एक ही एमएनए था ना असेंबली में जो बैठे हुए। एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद आगा साहब जो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि जी आप सजेशन देते, तो क्या इस पूरे प्रोसेस में अपोजिशन ने सजेशन दी और वो सजेशन क्या थी, हुकूमत ने उन पर क्यों कान नहीं धरे? वक्फे के बाद बात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब मेरे साथ मौजूद है। आगा साहब, सजेशंस दिए थे अपोजिशन ने, जो बैकडोर मुज़ाकरात होते रहे बड़े अरसे तक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल, वो क्यों नाकाम हुए? एक तो शमीम भाई ने थोड़ी देर पहले कहा कि काश अगर हम लोग मैंने आपको अपनी बात की शुरुआत में ही कहा कि बिलावल साहब ने कहा कि आप हम मुझे डिस्कशन इसके ऊपर थोड़ी सी बात हमारी सुन लें, हम चाह क्या रहे हैं ताकि कौम तक भी बात, जिस तरीके से शमीम फिरदौस साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम को पता चलना चाहिए कि अपोजिशन चाह क्या रही है। हमने ये कहा कि आप मौका दें, पीपल्स पार्टी का एक आपकी तरफ मौकफ आ जाएगा कि कौम भी सुनेगी, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं वो भी सुनेगी और आपके लोग भी सुनेंगे कि अगर हम आपको कोई अच्छी सजेशन दे रहे हैं, कोई अच्छी बात कर रहे हैं तो उसको आप ले लें। ये तमाम बिल कमेटीज में आए और इन तमाम बिल के ऊपर ऑन रिकॉर्ड मैं आपको दोबारा मैं जितनी बातें आपसे कर रहा हूं, ये सारा जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है असेंबली का। वहां पर भी हमारी इसके ऊपर डिस्कशन होती रही है, वहां पर भी ये बातें आपको मिलेंगी। आपके साफी भाई जो है वो बैठे होते थे, वो सुन रहे होते थे जब लाइटर मूड में जब चेयरमैन इंटीरियर कमेटी वो कहते कि यार खुदा नु मनो करने दो, डंडा है और फलाना है। हम तो ये सारी चीजें सुन सुन कर हम इनको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये डंडा अभी ये है कि पास करो, फिर ये डंडा ये होगा कि आप इस डंडे के नीचे आप होंगे। इशू ये है कि जिस तरीके से आज ये डिस्कशन हुई है आगा साहब के स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आएगी, क्योंकि आज बिलावल साहब ने बाद में जो बात की वो कहते जी मैं पहले कह रहा था कि अदम एतमाद की तहरीक के अलावा कोई और चारा नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये बातें अब मेरी तो इन बातों पे बिलीफ नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? वो आपने सेनेट में इनका हाल देख लिया, अब इनकी फोन कॉल्स देख लें, जिस किस्म की इस तमाम मामलात पर जिन लोगों के मुदाखलत है, तो अब इन बातों का कम से कम एज ए पार्लियामेंटेरियन मेरे आगे तो कोई हैसियत नहीं रही इन बातों की, क्योंकि वो बेचारा स्पीकर जो है वो अपनी पावर्स उसको ना इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने देखे माइक खोला, ये मैं जो बात दोबारा कह रहा हूं, आप मेहरबानी करके इस बात को जरा सुने। उनसे जब हमने ये बात की कि रूल 126 ये कहता है कि आपको ये तो उसने अपने जो उनके सेक्रेटरीज हैं उसके असेंबली के, उनसे पूछा, उन्होंने भी कहा कि जी ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर थोड़ी देर जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बोलेंगे और बिलावल साहब बोलेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी आप बिलावल साहब को अपना जो ये मौकफ है ये लाने दें, ताकि क्योंकि स्पीकर साहब बार बार मुझे ये कहते हैं कि आगा साहब आप जो है ना हमेशा रोला डालते हैं, तो मेहरबानी करें। मैंने कहा कि सर हम रोला इसलिए डाल रहे हैं कि हमारा हक है कि आप हमारी बात तो सुने ना। अगर देखें असेंबली में भी अगर हमारी बात कोई नहीं सुनेगा तो फिर किस तरीके से इस कानून साजी करेंगे? तो ये तो वो जो मैं कहता हूं कि वडेरे की औताक है और पश्तो में के खान का उजरा है, जिस तरह खान चाहे या वडेरा चाहे वो होगा। कानून, आइन, रूल, ये सारी चीजें फजूल हो गई। जो इस हाउस के बारे में परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, पीटीआई उसका पार्ट बन रही है। पीटीआई इस हाउस को, इस सारे निजाम को बिल्कुल फजूल कर रही है। आप अंदाजा लगाएं कि आप माइक खोलते हैं, वो आज अपोजिशन के कुछ अरकान फिर रुक गए, वो नहीं आए, ये भी हुआ है, जो कुछ कम हुए। लोग कम तो हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा मेरी बात थोड़ी सी हाफिज साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब बिलावल साहब का माइक खुला, हम वापस चेयर्स की तरफ जाने लगे। जब वजीर आजम पाकिस्तान ने जब इनको इशारा किया कि नो, तो उन्होंने दोबारा माइक बंद किया। इसके बाद अब जमहूरियत और जमहूरियत की बातें करना अब फजूल है। अब बात बड़ी अया हो गई है कि इस हाउस को कौन लोग चला रहे हैं, हाउस में हर इजलास से पहले कौन लोग आके मुशावरत करते हैं, कौन लोग आके डिक्टेशन देते हैं। ये साफियों को भी पता है, ये सिविल सोसाइटी को भी पता है। सिर्फ एक ये आपका भाई बेवकूफ है जो बोल रहा है, जो इसके मैं पे करूंगा इस बोलने का। लेकिन ये बात हकीकत है कि इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। सॉरी फिरदौस साहब, इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जिस जमहूरियत के तहत इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जो इससे पहले माजी में जमहूरियत हमने देखी थी कि एक वजीर आजम को एक कागज तकरीर दे दी गई थी, वो तकरीर आके पढ़ के वो चले गए थे। वो तौबा तौबा करने से नहीं है, ये हकीकत की बात है
कि जिसका ये क्रेडिट लेते हैं। मैं आपकी इस बातों पे तौबा नहीं कर रहा, मैं इस मौजूदा हालात पर कर रहा हूँ तौबा। आप जो मर्जी बोले, आपकी बात पे मुझे कोई वो नहीं है, आप जो आपका दिल करे वो। इस टाइम जो मैं देख रहा हूँ हाउस में और इस सारी मामलों, इस पे तौबा कर रहा हूँ। अल्लाह माफी दे। इस जो जमहूरियत के दाई बैठे हुए हैं आपके साथ, उनसे पूछ लें कि आपकी सिंध हुकूमत में और सिंध की पीपीपी की जो असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली सिंध की, उसके अंदर कितनी जमहूरियत नजर आती है, उसके अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसके पास है, उसके पास स्टैंडिंग कमेटीज कैसे बनती हैं, उसमें बिल किस तरह पास होते हैं। जो बातें ये कह रहे हैं पीटीआई के ऊपर, अगर एक एक मैं साबित ना कर सकूं कि सिंध असेंबली में उससे बदतर सलूक हो रहा है, तो मैं अपना रिजिग्नेशन दे दूं, वरना ये अपना रिजिग्नेशन चैलेंज कर। ठीक, मुश्ताक चैलेंज कबूल है सर, चैलेंज कबूल है। देखें आप, देखें चैलेंज कबूल, आप देखें चैलेंज कबूल है। आप सूबाई असेंबली का कंपैरिजन कर रहे हैं केपी के साथ, पंजाब के साथ करें, मैं मानता हूं ये नेशनल असेंबली है मेरे भाई। क्यों, प्रोविंशियल असेंबली भी असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली। ओहो बिल्कुल। तो अच्छा अगर वो गलत, देखें अगर वो गलत कर रहे हैं तो फिर केपी में और पंजाब में आप कुछ ऐसा करके दिखाएं, केपी और पंजाब में आप कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोग कहें कि नहीं ये असल रू है। कौमी हुकूमत हो, ये कोई मेयार नहीं है, ये कोई मेयार नहीं है कि सूबाई हुकूमत का मेयार कुछ और, कौमी हुकूमत का कुछ और। तो फिर आप केपी में करके दिखाएं मुझे। देखें अगर वो गलत कर रहे हैं तो केपी में क्या, केपी असेंबली में, पंजाब असेंबली और सिंध असेंबली में, तीनों में अलग-अलग कोई तरीकेकार चल रहा है? तीनों असेंबलियों को एक, मैं आपसे वो बात कर रहा हूं कि ये एक वाइट हाउस है जो जमहूरियत की रूह को मजबूत करता है। ये एक वाइट हाउस है नेशनल असेंबली। जी अच्छा, मैं साहब टीवी प्रोग्राम पे झूठ नहीं बोले। केपी असेंबली के अंदर ऑपोजिशन के मेंबर्स को डेवलपमेंट फंड मिला कि नहीं मिला? क्या पंजाब असेंबली के अंदर ऑपोजिशन के लोग जो हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं या नहीं? क्या पंजाब असेंबली और केपीए में असेंबली में तो स्टैंडिंग कमेटी ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं या नहीं है? सिंध की असेंबली में देखें आप देखें फिर मिक्स कर रहे हैं। अच्छा चले, आगा साहब मैं जरा मुश्ताक साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मुश्ताक साहब, आगा रफीउल्लाह साहब कहते हैं कि वो बड़े मायूस हो गए हैं निज़ाम से जिस तरह से आज हुआ है, और बकौल उनके लोगों को तो रोका गया है कि वो इजलास में शिरकत ना करें, और इमरान खान साहब डिक्टेट करते रहे स्पीकर को कि भाई बोलने नहीं देना आपने बिलावल साहब को। क्या माहौल था आज? देखिए आज जो कुछ हुआ है ना, वो पार्लिमानी रवायात को भी उसने पामाल किया, और पार्लियामेंट की गर्दन जो है वो सरनगू हो गई, पार्लियामेंट सरनगू हो गया। मैंने जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था उसके अंदर भी मैंने 6 अमेंडमेंट पेश की थी, और जो बिल था, और जो वक्फ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल था उसमें मैंने 9 तरामीम पेश की थी। पार्लिमानी रवायत के मुताबिक मेरा यह हक था कि ये तरामीम में मूव करता, फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर तकरीर करके उसको एक्सप्लेन करता, फिर उसके बाद उस पर वोटिंग होगी। लेकिन आप वीडियो देख लें, रिकॉर्डिंग देख लें आप आज जॉइंट सेशन की, कि ना मुझे मूव करने का मौका दिया गया, ना उसको एक्सप्लेन करने बोलने का मौका उस पर दिया गया, और ना उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से वोटिंग हुई। तो मैं समझता हूं कि इसमें एफएटीएफ के लिए, एफएटीएफ की कानून साजी जो है ये एक इम्पोज लेजिस्लेशन है, इम्पोर्टेड लेजिस्लेशन है, ये डिक्टेशन है, और ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज करना है, और जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन की अथॉरिटी है उसको कंप्रोमाइज करना है। इसलिए हमने इसकी मुखालफत की। तो मैं समझता हूं आज जो कुछ हुआ वो पार्लियामेंट के लिए और जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं था। दूसरी बात यह है कि जो कानून साजी हुई है इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्राडिक्ट करती है। जी ये आपने पहले भी बताया मुश्ताक साहब, लेकिन ये जो जिस शोर शराबे में, हंगामे में वो पेश हो रहा था कानून, और उसके ऊपर वो तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि भाई ये मंजूर हो रहा है नहीं हो रहा है, कितने लोग हिमायत कर रहे हैं, कितनी मुखालफत कर रहे हैं। तो बहुत जल्दबाजी में चीजें लग रहा था कि डिसाइडेड थी और ये सब होना था। देखें अपोजिशन का यह मुतालबा था कि आपने जो काउंटिंग की है सिर्फ 10 वोटों का फर्क है हुकूमत और अपोजिशन के वोटों के दरमियान, और ये इसमें जालसाजी हुई है। इसलिए आप काउंटिंग के बजाय जहां 450 लोग खड़े हों, 500 लोग खड़े हों, तो आप डिवीजन कर लें। डिवीजन के लिए स्पीकर तैयार नहीं था, और जब डिवीजन के लिए स्पीकर तैयार नहीं था, ये इस बात की अलामत है कि दाल में कुछ काला है। अगर आपकी अक्सरियत है और आप एफएटीएफ की खुशनुदी के लिए कानूनसाजी कर रहे हैं, तो कम से कम उसके लिए रूल्स रेगुलेशन को वायलेट ना करें। और अगर आपको अपनी अक्सरियत का यकीन है तो आप डिवीजन कर लेते हैं कि भाई डिवीजन हो जाए।
उसके नतीजे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ठीक। तो अपोजिशन का यही वो था कि आप कम से कम डिवीजन तो कर ले, डिवीजन के लिए वो तैयार नहीं था। ठीक। जाफर इकबाल साहब, मुश्ताक साहब कहते हैं कानून साजी में भी जल्दबाजी हुई है और जो काउंटिंग है उसमें जालसाजी हुई है। तारिक साहब, मुश्ताक साहब की सिर्फ ये बात नहीं, इससे पहले भी आप 2 साल में जो फिरदौस शमीम नकवी साहब माशाल्लाह बड़ी जज्बाती बातें करते हैं, जो पार्लिमान के साथ रवैया जनाब इमरान खान नियाजी साहब का रहा और जिस अंदाज में इन्होंने इस ऐवान को चलाया है वो भी आपके सामने है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं कि ये उस तरह बलडोज कर रहे हैं। जो अपोजिशन के साथ मिल बैठ के किसी मामले पे कंसेंसस पैदा करने का, सोचने का और उसके मुताबिक लाहेअमल बनाने का, वो भी कोई आज तक ऐसा मौका नहीं पैदा किया इमरान खान साहब ने। मैं तैयार हूं, मगर मैं करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, बात ही नहीं करूंगा। अपोजिशन चाहती है उस पर बात करें। हम करप्शन की बात नहीं कर रहे। देखें, करप्शन पे इमरान खान साहब यकीनन बात नहीं करना चाहते, और वो इसलिए नहीं करना चाहते कि क्या वो जो फहरिस्त आई थी पनामा पेपर्स की, उसमें जुल्फी बुखारी साहब का नाम है, जिसके जहाज में बैठ के बंदा उम्रा करना जाए, भला उसके ऊपर कोई बात करेगा? वो आमिर क्यानी जो वजीर सेहत थे, जिनको अदवायात की कीमत बढ़ाने पे निकाला गया, क्या वो उनके उस स्कैंडल पे बात करना पसंद करेंगे? यकीनन नहीं करना चाहेंगे। उनके अपने वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी के कौमी असम्बली में कहते हैं कि जी कितने 60 लाख टन गंदम जो है वो गायब हो गई, हमने खरीदी थी, आज पता नहीं कहाँ है, और वो गायब होने की वजह से आटा कितना महंगा मिल रहा है। क्या इमरान खान साहब इसके ऊपर बात करना पसंद करेंगे? यकीनन वो इसके ऊपर बात करना पसंद नहीं करेंगे। क्या वो चीनी 45 रुपए से 105 रुपए पे गई और जहांगीर खान तरीन साहब को बाहर भेज दिया, क्या वो इस इशू के ऊपर बात करना चाहेंगे? वो नहीं करना चाहेंगे। रही हमारी करप्शन, तो इनसे कहिए कि जरूर बात करें, ये जरूर बात करें, और 2 साल में कोई एक मंसूबा, एहसन इकबाल साहब पे इल्जाम लगाया 5 अरब की करप्शन, किस मंसूबे में जिसकी लागत 2.5 अरब है? और भाई 2.5 अरब में 5 अरब की करप्शन आप कह रहे हैं। फिर मुराद सईद साहब ने वहां असेंबली में कहा कि जी इन्होंने 50 अरब की करप्शन की है, 30 अरब की है ये लाहौर मुल्तान मोटरवे में। आज तक कोई उसके ऊपर बात नहीं कर सके। इमरान खान साहब जिस करप्शन के ऊपर बात ना करने का कहते हैं, इमरान खान साहब ने बात की किस इशू पे है? किसी इशू पे भी बात नहीं की। मियां नवाज शरीफ ने पिछले 5 साल कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं की एक कमेटी बनाई थी, स्पीकर और चेयरमैन साहब की सरबराही में। वो मिल बैठते थे और 20 काम किए, मिल बैठे। इमरान खान साहब को दावत दी जाती थी, वो तशरीफ नहीं लाते थे। जब फरवरी 19 में इंडिया के साथ हमारी झड़पें हुई और हमने उनका त्यारा मार गिराया, तब भी एक ब्रीफिंग हुई जिसमें आर्म फोर्सेस के लोग आए। इमरान खान साहब जनाब वजीर आजम गायब थे। अभी कराची का सैलाब आया, पानी कितना आया, कितनी आफत आई, हंगामी इमदाद चाहिए थी, इमरान खान साहब कहीं नजर नहीं आए। तो इमरान खान साहब तो कुछ नहीं करना चाहते, और ये बड़ा इनके पास सादा सा एक है कि जी क्योंकि हम ये करप्शन की वजह से चीखते हैं, हम करप्शन की वजह से नहीं चीखते। आपने 2-2 साल अंदर रखा। आहद चीमा साहब को जिस केस में पॉइंट जाफर साहब बरी किया गया है, आपका ये पॉइंट आ गया कि जी आपके ऊपर इल्जामात अपोजिशन पे बहुत लगे हैं, 2 साल मीडिया ट्रायल बहुत हुआ, लेकिन निकला कुछ नहीं है इसके अंदर से। निकला कुछ नहीं। ठीक है। सब आखिरी बात, ये जो कवानीन जिस तरह के बना रहे हैं, इससे पहले जितने डिक्टेटर आए, डिक्टेटर कौन है? वो जो फौजी वर्दी में आते हैं, जो आइन को पामाल करते हैं, जो जजेस को यरगमाल बनाते हैं, जो असेंबलियां तोड़ते हैं, सेनेट को मुअत्तल करते हैं, वो इस तरह के कवानीन बनाते हैं कि मीडिया को, सियासतदानों को, इन सब लोगों को वो काबू कर सकें। और फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे ऊपर तो स्ट्रेस करते हैं, लेकिन अपनी काबीना जरा देखें कि इनकी काबीना में 90% वो लोग हैं जिनको ये किसी ना किसी तरह से स्क्वीज करके लाए हैं। बाबर अवान साहब जो इनके, जाफर साहब मैं ब्रेक ले लूं, बहुत सारी बातें हो गई है, फिरदौस साहब ने जवाब भी देना है, एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फिरदौस शमीम नकवी साहब ब्रेक पे जाने से कबल चौधरी जाफर साहब बात कर रहे थे शॉर्टली, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। 2 साल से ज़ायद अरसा हो गया करप्शन की आप बातें करते रहे, निकला कुछ नहीं, अपोजिशन पे इल्ज़ाम तराशियाँ की, करप्ट लोग आपकी अपनी सफ़ों में बैठे हैं, कितना नुकसान हो रहा है PTI को। करप्शन की ये बातें करना और
अमली तौर पे कुछ ना होने की वजह से? ये देखिए, अमली तौर पे जितना कम हुआ है उसकी शिकायत तो सबसे ज्यादा हम लोगों को खुद उठाई, और हम समझते हैं कि इन कवानीन को तब्दील होना चाहिए और ये केसेस को डे टू डे हियरिंग में होना चाहिए। वो आलमी रिकॉर्ड जो आसिफ अली जरदारी साहब ने फारूक नाइक साहब के साथ मिलकर कायम किया है, ये 11 साल के अंदर उनका कोई केस पूरा एविडेंस के साथ डिसाइड ही नहीं हो सका। वो लैक ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ ट्रायल की बुनियाद पे एक्विट हो गए और कहा गया एक्विटल के वक्त कि क्योंकि सबसे ज़्यादा सज़ा जो होती थी वो 11 साल से कम थी इसलिए एक्विट कर रहे। अरे बरादर मोहतरम जज साहब, सबसे बड़ी सज़ा नाअहली थी। वो शख्स है जिसने ये कह के भी निकल गया कि मैं स्विस कोर्ट में इसलिए नहीं जा सकता कि मैं जहनी मरीज हूँ, लेकिन उसके बाद सदर पाकिस्तान बन गया। वो शख्स है जो कटेकना को तो सजा हुई रिश्वत देने पर, लेकिन जिसको रिश्वत दी उसको कोई सजा नहीं। उसने वहाँ स्विट्जरलैंड के केस में ट्रायल में नहीं गया, लेकिन अपने एम्बेसडर को भेज के उसके तमाम कागजात लेके गायब कर दिए। वो शख्स है जिसने सरे महल की ओनरशिप से इनकार किया और फिर वो ओनरशिप ले ली और फिर कहते हैं करप्शन। वो तो ये सब कहेंगे कि अदालतों में से कुछ नहीं निकला, बरी हो गए। ये फजूल बातें तो 2 साल आप करते रहे हो, ये फजूल बातें तो 2 साल से आप लोग कर रहे हो। आप ये बात करो जो करने वाली बात है। ये आप देखें किरदार कशी बात ये है, अगर मैं आपको कहूं कि आपकी पीरनी जो आपकी पीरनी और जो ये चर्सी बैठ के ये माहौल बना रहे हैं और इससे काम नहीं चलेगा। आप इन बातों से निकल आए, इल्जाम तराशियों से निकल आए। ये फजूल किस्म की बकवास जब तक आप लोग करते रहेंगे, मैं नहीं मानता आप लोगों की इस तमाम बातों को। आपने अगर कोई बात करनी है तो कोर्ट में साबित करें, फजूल बातें छोड़े। वो आपसे कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि आपने अमली तौर कुछ नहीं किया। वो बात बताने के बजाय आप फजूल बातें कर रहे हैं। आप मुझे चर्ची की बातें, मुझे आप देखें जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चर्ची हो, जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये वाली बात आगा साहब बड़ी ज्यादा नहीं, ये बस अरे आगा साहब ये बात नहीं ना, ये बहुत ज्यादा जो है। अगर रफीउल्लाह साहब प्राइम मिनिस्टर अरे आप ये फजूल बातें करेंगे, जब तक ये फजूल बातें करेंगे मैं चर्ची बोलूंगा। जब तक आप ये फजूल बातें करोगे, मेरी क़यादत के ऊपर फजूल बात करोगे, चाहे वो तरीनो चले चाहे कोई भी, अगर वो नहीं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते तो फिर उनको सजा होगी। हमें मुझे क्यों निकाला का नारा नहीं लगाना। जिसने साहब वो कहते हैं इल्जाम तराशी करते रहे, आप किरदार कुशी करते रहे, निकला कुछ भी नहीं है, सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, अब हासिल वसूल कुछ भी नहीं उसका। बात कर रहा हूं, आप इस तरीके से बात करेंगे, आप इस तरीके से शो चलाएंगे, ये कोई तरीका है बात करने का? इतनी आपने फजूल बातें करना शुरू कर दिए तो मैं फिर कहूं कि जब मैं शुरू करूंगा? नहीं, आपको ये हक ही नहीं पहुंचता। आप जाएं अदालत में साबित करें। आप देखें, आप ये फजूल बातें करेंगे, इस तरह की बकवास करेंगे, मैं इस बकवास का जवाब देना चाहता हूं आपको। आप फजूल बात कर रहे हो, आप बिल्कुल फजूल बात कर रहे हो। मैं दिखाऊंगा कि सरे महल को पहले आप फजूल बात कर रहे हो। आपने अगर ये बातें करनी है तो आप जाके कोर्ट में करें, नेशनल टीवी में बैठकर यहाँ पगड़ियां उछालने छोड़ दे। चले जाफर साहब, 2 साल हो गए। जाफर साहब आप कंक्लूडिंग रिमार्क दी, बड़ी गर्मा गर्मी हो गई, मैं चाहता हूँ कि थोड़े से नहीं देखें, ऐसा नहीं चलेगा। आज जनाब वजीर आजम इमरान खान नियाजी साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए फरमाया है कि मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है। तो मेरा इनसे ये पूछना है, वो जो 1100 अरब कराची को दे के आए हैं आप, वो आपके पास कहां पड़ा था? क्या उससे भी आप जल्द यू टर्न लेने जा रहे हैं? हुकूमत की कारकर्दगी कोई नहीं, संजीदगी कोई नहीं, और ये मुल्क को तबाही के धाने पे पहुंचा दिया। इनसे ना मईशत चल रही है, ना इंतजामी अमूर चल रहे हैं, और ना इनसे सियासत चल रही है। ये आलाकार हैं और आलाकार बन के काम कर रहे हैं। ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। ये मुल्क के ऊपर बोझ है, कौम के ऊपर बोझ है। ये हुकूमत जितनी देर भी रहेगी। ठीक, लास्ट सेंटेंस फिरदौस साहब और फिर आगा साहब कंक्लूडिंग से। मैं कहता हूं कि आपकी ख्वाहिशात अपनी जगह, हम जो इंशाल्लाह कर रहे हैं वो उसका हमें समर मिलेगा।
अगर बुरा करेंगे तो बुरा होगा। सब्र का दामन को नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह हम अपनी इस अकाउंटेबिलिटी के रास्ते पे चलते रहेंगे। हम जिन लोगों ने भी इस मुल्क की दौलत को लूटा है, चाहे वो पीटीआई हो, पीपीपी हो, पीएमएलएन हो, जर्नल हो, जज हो, बहुत हो गया। ब्यूरोक्रेट हो, सबको जनाब अली फिरदौस कटहरे में नकवी लाने साहब की बहुत हो कोशिश। गया। आगा साहब लास्ट सेंटेंस मगर बगैर गुस्से के, थोड़ा ठंडा होके। देखें मेरी बात सुने, मैं कहता हूं नालत भेजो उस बंदे पर जिसने इस मुल्क की एक रुपए भी लूटा है और इस आवाम का, इस गरीब आवाम का 1 रुपए पैसा भी खाया है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि 2 साल आपको हो गए ये फजूल बातें कर करके, आज भी कोई एक इस तरह का कोई सिस्टम लेके आओ, कोई ऐसी कोई फैसला, कौम भी देखे, हम भी देखें कि हम किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। इस देखें बात फिर मैं कहूंगा, जब आपको मनशियात फरोश और मनशियात के आदि लोगों को हुकूमत चलाएंगे तो यही चीजें मिलेंगी। इस तरीके से नहीं देखे फिरदौस शमीम नकवी ने बहुत गलत बातें की हैं। ये नेशनल टीवी पे बैठ के अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, फिर कम से कम मुझसे ये तवक्को ना रखें कि हम टीवी पे बैठ कर कोई अच्छी बात करेंगे। ये चर्सी हुकूमत हमें नामंजूर है और इस तरह के चर्सी लोगों से हम बैठ के मैं आइंदा कम से कम डिबेट नहीं करूंगा। ठीक आगा साहब, आपको ठीक आगा साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, चौधरी जाफर साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।